सो वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ महाट्रांसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स के जो क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए थे, वो जैसे कि एपी ट्रांसको, यूकेपीएससी और इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के जो क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है, फैंटम लोडिंग फॉर टेस्टिंग ऑफ एनर्जी मीटर इज यूज। ऑप्शन है टू आइसोलेट द करंट एंड पोटेंशियल सर्किट्स टू इंक्रीज द पावर लॉस ड्यूरिंग अ टेस्टिंग। ऑप्शन सी है फॉर मीटर्स हैविंग अ लो करंट रेटिंग्स एंड ऑप्शन डी है टू टेस्ट मीटर्स हैविंग अ लार्ज करंट रेटिंग फॉर विच द लोड्स मे नॉट बी अवेलेबल। तो सबसे पहले हम लोग फैंटम लोडिंग क्या होता है वो देख लेते हैं। तो फैंटम लोडिंग इज अ फिनोमेना इन विच द अप्लायंसेस कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी इवन व्हेन दे टर्न ऑफ। ओके, तो ऐसा क्यों होता है? Because the disk of the energy meter rotates, which increases the reading of the meter, but the devices do not consume power. Okay, तो यहाँ पे आगे क्या लिखा है? When a current rating of a meter under a test is high, a test with the actual loading arrangement would involve a considerable waste of power. तो अगर हम लोग एक्चुअल लोडिंग वहाँ पे करेंगे, यानी कि नॉर्मल लोडिंग अगर वहाँ पे करेंगे, तो वहाँ पे जो पावर लॉस है वो ज़्यादा होता है, वेस्ट ऑफ पावर होता है वहाँ पे। तो इसकी वजह से हम लोग जो फैंटम लोडिंग है वो करते हैं। इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम ऑफ फैंटम और फिक्टिशियस लोडिंग इज यूज, दिस लोडिंग इज यूज व्हेन द लोड्स मे नॉट बी अवेलेबल टू टेस्ट द मीटर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ पावर जहाँ पे यूज करते हैं, जैसे कि एनर्जी मीटर टेस्टिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो एक्चुअल लोडिंग की वजह हम लोग वहाँ पे फैंटम लोडिंग करते हैं। इसकी वजह से इसका मेन रीजन है कि वहाँ पे जो पावर हमें रिक्वायरमेंट लगेगी वो बहुत ही कम होगी, जिसकी वजह से पावर का वेस्टेज है वो वहाँ पे बहुत ही कम हो जाएगा। इसका सर्किट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। डायरेक्ट लोडिंग में ये करंट कॉइल है और ये प्रेशर कॉइल है, डायरेक्टली हम लोग जो 220 वोल्ट है दोनों को कॉमन हम लोग सप्लाई करते हैं। लेकिन फैंटम लोडिंग में क्या करते हैं हम लोग, जो करंट कॉइल है यानी कि जो करंट सर्किट है वहाँ पे हम लोग एक अलग से एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज है वो अप्लाई करते हैं, और जो 220 वोल्ट है डायरेक्टली प्रेशर कॉइल को देते हैं, यानी कि जितना रेटेड वोल्टेज रहेगा वो। लेकिन करंट सर्किट के लिए हम लोग एक एडिशनल सेपरेट बैटरी या फिर ऐसा स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज है वो प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो पावर लॉस होगा वो बहुत ही कम होगा। इसकी वजह से हमें एक्चुअल में जो एनर्जी मीटर है उसका टेस्टिंग भी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है, टू टेस्ट द मीटर हैविंग अ लार्ज करंट रेटिंग फॉर विच द लोड्स मे नॉट बी अवेलेबल। ठीक है, तो हम लोग अगर ज़्यादा करंट रेटिंग हुआ वहाँ पे, तो वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो पावर है वो भी लॉस हो सकते हैं, वेस्टेज ऑफ द पावर वहाँ पे ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए ऑप्शन डी है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये 2 बार पूछा गया था क्वेश्चन, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो फैंटम लोडिंग से बहुत बार क्वेश्चन है वो अभी रिसेंट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो फैंटम लोडिंग एक बार अच्छे से पढ़ के जाना क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मूविंग कॉइल मीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम एंड गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद अ 30 मिली एम्पियर टू मेजर वोल्टेज अप टू 300 वोल्ट, द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द इंस्ट्रूमेंट इज। तो हम लोग को अगर एडिशनल रेजिस्टेंस कितना कनेक्ट करेंगे तब हम अप टू 300 वोल्ट तक इसका वैल्यू है वो मेजर कर सकेंगे। तो हम लोग सबसे पहले सर्किट है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओम का एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सीरीज में कनेक्टेड इन्होंने क्वेश्चन में ही कहा है, और हम लोग को टोटल 300 वोल्ट तक यहाँ पे मेजर करना है, यानी कि इसके अक्रॉस हमें टोटल 300 वोल्ट है वो मेजर करना है दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, करंट इन्होंने क्या कहा है यहाँ पे 30 मिली एम्पेयर है वो फ्लो हो रहा है, 30 मिली एम्पेयर फ्लोइंग। सीरीज में तो दोनों में से सेम करंट है वो फ्लो होगा। ये 3 ओम है और ये आर एक्सटर्नल का वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग सीधा नॉर्मल केवीएल लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, आर एक्सटर्नल प्लस 3 इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय, यानी कि कितना हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 10 टू द पावर -3। करेक्ट, तो ये कितना वैल्यू हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 10, फिर ऊपर चला जाएगा कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 3, यानी कि 10K हो जाएगा। करेक्ट, यानी कि 10,000, और ये होगा यहाँ पे आर एक्सटर्नल प्लस 3। ओके, तो आर एक्सटर्नल का वैल्यू हमें कितना मिलेगा 10,000 -3, यानी कि 9997 ओम्स। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको सिर्फ सर्किट है वो ड्रॉ करते आना चाहिए कैसा होता है वो। करंट के केस में भी आपको पता होना चाहिए वो पैरेलल में हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो सेम करंट फ्लो होगा इसमें से, इसलिए हम लोगों ने दोनों में से कॉमन करंट है वो अज्यूम किया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इज। ऑप्शन है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट एंड इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें क्या है, या फिर हम लोग कैसे इसका क्लासिफिकेशन करते हैं जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है वो। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड द थर्ड वन इज मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट। हम लोग इलेक्ट्रिकल से पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रिकल में एब्सोल्यूट एंड सेकेंडरी। एब्सोल्यूट को हम लोग प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं एंड सेकंड पार्ट इज सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। और जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है उसमें भी हम लोग जो 3 कैटेगरीज है वो पढ़ते हैं, जिसमें होता है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट,
इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ये कौन से टाइप का है। यहाँ पे इन्होंने यही 4 ऑप्शन है वो यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। एब्सोल्यूट और प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट हम लोग किसे कह सकते हैं। सो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट विच गिव द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड अकॉर्डिंग टू द कांस्टेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स डिफ्लेक्शन। तो ये इंस्ट्रूमेंट के डिफ्लेक्शन पे और एक पर्टिकुलर कांस्टेंट रहेगा उसके वैल्यू पे डिपेंड करेगा। द प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट आर मोस्टली यूज इन स्टैंडर्ड लेबोरेटरीज एंड एज अ स्टैंडर्डाइजिंग इन वेरियस इंस्टीट्यूशन एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। द एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स आर रेले करंट बैलेंस, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोमीटर एंड टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। ओके, तो यहाँ पे इसी से रिलेटेड हम लोग को क्वेश्चन है वो पूछा गया है। तो ये जो 3 नाम है ये आपको ध्यान रखना है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में भी इससे रिलेटेड बहुत से बार क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। ओके, तो ये एक एब्सोल्यूट या फिर इसको हम लोग प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है वो कहेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने आगे लिखा है दिस इंस्ट्रूमेंट डू नॉट रिक्वायर द कंपेरिजन विद द अदर स्टैंडर्ड। तो ये हम लोग किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ हम लोग वहाँ पे कंपेयर नहीं करेंगे या फिर स्टैंडर्डाइज नहीं करेंगे। जो ये इंस्ट्रूमेंट है ये प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि इसी से हम लोग बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट है वो कंपेयर या फिर कैलिब्रेट कर सकते हैं। कि उसके बाद है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्राइमरी नहीं है उसे हम लोग सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में कैटेगराइज कर सकते हैं। द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी ऑन कैलिब्रेटेड स्केल इज टर्म एज द सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है इसको हम लोग कैलिब्रेशन करना पड़ता है। तो इसके बेसिकली 3 टाइप है, इंटीग्रेटिंग, इंडिकेटिंग एंड रिकॉर्डिंग। अभी हम लोगों ने फ्लो चार्ट में देखा था। तो यहाँ पे हमारा आंसर है वो हमें मिल गया कि जो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है इज नथिंग बट अ एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो ऑप्शन ए है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन भी 2 बार पूछा गया था यूकेपीएससी में और बीएसएनएल के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को 2 लिस्ट दिए हैं तो हमें सिर्फ मैच करना है यहाँ पे। तो हम लोग देखते हैं अभी सबसे पहले क्या है। तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट अभी हम लोगों ने देखा था। तो मैंने जैसे कहा था कि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के 3 या 2 या 3 नाम ही है, वही आपको सिर्फ ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो ये रेले करंट है, रेले करंट बैलेंस अभी हम लोगों ने देखा था, तो इसलिए ये एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है। तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट यानी कि डी का आंसर है वो 1 आ जाएगा। ओके, डी है उसका आंसर आ जाएगा 1। तो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे डी के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन में है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली आंसर है वो मिल गया है। ठीक है, बाकी के ऑप्शन चेक करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको यही सिर्फ पता रहेगा तो भी आप बाकी के जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट कर सकते हो। लेकिन हम लोग बाकी के भी जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या क्या टाइप के हैं वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसका थ्योरी क्या होता है। द इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट हम लोग किसे कह सकते हैं कि जो कोई भी जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है वो इंडिकेट करके दिखाए। यानी कि उसका एग्जांपल क्या है कि एमीटर, वोल्ट मीटर, वैट मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर एंड पावर फैक्टर मीटर। ओके, यहाँ पे ध्यान देना ये वैट मीटर है, वैट आवर मीटर नहीं है। ओके, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा। वैट आवर मीटर मतलब वो एनर्जी मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और वो इंटीग्रेटिंग टाइप का पार्ट है। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको शायद वैट आवर मीटर पूछेंगे तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो जैसे एमीटर मतलब करंट है वो इंडिकेट करता है कि एक सर्किट में कितना करंट है, वोल्ट मीटर मतलब कितना वोल्टेज हम लोगों ने प्रोवाइड किया है या फिर एक पर्टिकुलर एलिमेंट के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, इंडिकेट करते हैं। इंडिकेशन करने का काम है वो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट करते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी, पावर फैक्टर एंड वैट मीटर। उसके बाद सेकंड कैटेगरी इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड टू इट द पार्ट ऑफ द टाइम। यहाँ यानी कि वो पर्टिकुलर सर्किट में या फिर कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कंज्यूम कर रहा है या फिर कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो सप्लाई हुआ है वहां पे। तो ये इंटीग्रेटिंग टाइप जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे एम्पियर आवर मीटर एंड एनर्जी मीटर जिसे हम लोग कहते हैं वो हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 क्वांटिटीज है, एम्पियर भी है यानी कि करंट एंड कितने ड्यूरेशन के लिए वो भी यहाँ पे यूज हुआ है। सिमिलरली एनर्जी मीटर यानी कि वैट मीटर होते हैं, वहां पे भी हम लोग वैटेज एंड आवर कितने आवर्स के लिए वहां पे वो यूज हुआ, कंज्यूम किया है पावर, ये हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो इसलिए इंटीग्रेटिंग में आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि जहाँ पे टाइम के साथ हम लोग जहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करते हैं वो वाले जो फैक्टर्स रहेंगे वो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इंटीग्रेटिंग टाइप में, उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो कोई भी नाम से ही पता चलता है कि जो रिकॉर्ड करेंगे हम लोगों को वैल्यू देंगे प्रोवाइड करके, रिकॉर्ड करके, उसको हम लोग रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी देखते हैं ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे उसके बाद है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इंडिकेट कौन कर सकता है, यहाँ पे ओम मीटर है, वैट आवर मीटर एंड नल बैलेंस है। तो इंडिकेटिंग के लिए मतलब ओम मीटर क्या करता है कि कितना अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस है ये सिर्फ इंडिकेट करता है, करेक्ट। एमीटर, वोल्ट मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर और साथ साथ ओम मीटर भी है वो ऐड कर लेने सर्किट में। तो यहाँ पे ओम मीटर का आंसर आएगा इंडिकेटिंग टाइप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ओके, उसके बाद है रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड्स यानी कि कौन से है वो रिकॉर्ड करता है। तो अगर आपको इन दोनों में से पता नहीं तो ठीक है, हम लोग आगे वाला देखते हैं इंटीग्रेटिंग बैलेंस। तो इंटीग्रेटिंग मतलब कौन सा आएगा, जो एनर्जी कितना कंजम्पशन हो रहा है वो देखेगा, यानी कि वैट आवर मीटर, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था। तो बी का आंसर है वो 4 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग और नल बैलेंस का फिर हो जाएगा रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड्स। ओके, तो ये हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर
हम लोगों ने ऑलरेडी आंसर है वो मिल गया, लेकिन एक बार थियरी है वो रिवाइज करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन है वो ऐड कर दिया था यहाँ पे। ओके, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का क्वेश्चन है। तो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जिससे हमारे क्विक रिवीजन हो सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन है वो यहाँ पे ऐड कर दिए इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे भी लिस्ट है, तो लिस्ट 1 में क्या है, यहाँ पे एक्यूरेसी दिया है लिस्ट 1 में, और लिस्ट 2 में दिया है टाइप ऑफ द स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे एक बार लिस्ट से गो थ्रू कर लेते हैं। लिस्ट एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट, मच मोर एक्यूरेट एंड हाईएस्ट पॉसिबल एक्यूरेसी। ओके, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं लिस्ट एक्यूरेट हमें किसे लगेगा, यानी कि सबसे कम अगर एक्यूरेसी पे रहेंगी तो कहाँ पे चलेगा, प्राइमरी में चलेगा क्या, नहीं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो बाकी के है वो कैलिब्रेशन करते हैं। तो प्राइमरी तो नहीं होगा, उसके बाद सेकेंडरी भी नहीं होगा। वर्किंग के लिए हमें इतना ज़्यादा एक्यूरेसी की जरूरत नहीं होती है, तो इसलिए ये ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ए का आंसर रहेगा लिस्ट एक्यूरेसी हमें वर्किंग स्टैंडर्ड के लिए चलेगा। उसके बाद मोर एक्यूरेट, मच मोर एक्यूरेट एंड हाईएस्ट पॉसिबल एक्यूरेट। तो हाईएस्ट पॉसिबल एक्यूरेसी का हमें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रहेंगे वहाँ पे हम लोग को यूज करना होगा। तो इसलिए डी का ऑप्शन है वो 4 ऑप्शन हो जाएगा, ये समझ लेना, क्योंकि हाईएस्ट पॉसिबल है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिए हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद मोर एक्यूरेट एंड मच मोर एक्यूरेट, तो प्राइमरी और सेकेंडरी ही बचा है। तो ऑब्वियसली इन दोनों में प्राइमरी का जो एक्यूरेसी होगा वो सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम जो सेकेंडरी है वो डिसाइड करते हैं। तो इसलिए जो मच मोर एक्यूरेट रहेगा उसका ऑप्शन रहेगा 1, एंड जो मोर एक्यूरेट रहेगा उसका ऑप्शन रहेगा 2। ओके, तो आपको एक एक करके चेक करते आना चाहिए, और जो मैक्सिमम सुटेबल ऑप्शन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको है वो टिक करते आना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा 3, 2, 1, 4। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन है, 3, 2, 1, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट हैज अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 100 माइक्रो एम्पियर and a coil resistance of 1 kilo ohm. To convert the instrument into an emitter with a full scale deflection of 100 milliampere, the required shunt resistance is। अभी हम लोगों ने पहले वोल्ट मीटर का देखा था, अभी यहाँ पे एमीटर की तरह हम लोग उसको यूज करना है। सेम ड्रॉ करेंगे हम लोग सबसे पहले सर्किट ड्रॉ करने के बाद जो चीज़ें हैं वो हम लोग को इजीली समझ में आ जाएगी। ओके, ये हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग को कितना करंट है वो मेजर करना है, यहाँ पे इन्होंने दिया है फुल स्केल डिफ्लेक्शन है यहाँ पे 100 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर वो हम लोग को मेजर करना है। एमीटर को हम लोग उसका जो रेंज है वो हम लोग को बढ़ा के 100 मिली एम्पियर तक करना है। और यहाँ पे पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है वो 100 माइक्रो एम्पियर है। ओके, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 100 माइक्रो एम्पियर। यहाँ पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, कॉइल रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम। ओके, 1 किलो ओम का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे दिया है इंटरनली, और यहाँ पे हमें जो आर एक्सटर्नल का वैल्यू है वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। सेम रहेगा, हम लोग इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और हम लोगों ने अगर यहाँ से इसको सबट्रैक्ट करते हैं हम लोग को यहाँ पे फिर फाइंड आउट करेंगे कितना अमाउंट ऑफ करंट है वो यहाँ से फ्लो होगा। तो यहाँ पे मैं I1 लिख दे रहा हूँ, तो I1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 मिली एम्पियर माइनस 100 माइक्रो एम्पियर, इतना अमाउंट ऑफ करंट है वो यहाँ से फ्लो होगा। ओके, जो हमें V का वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 किलो मल्टीप्लाई बाय 100 माइक्रो एम्पियर, ये होगा यहाँ पे V का वैल्यू इसके अक्रॉस, और दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे भी जो वैल्यू है आर एक्सटर्नल का वैल्यू उसके अक्रॉस वोल्टेज मिलेगा वो भी V ही मिलेगा। तो इसलिए आर एक्सटर्नल का वैल्यू हम लोगों को डायरेक्टली कैसे मिलेगा, आर एक्सटर्नल नथिंग बट V डिवाइडेड बाय I1। ओके, तो अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर है वो मिल जाएगा। आपका आंसर अराउंड कुछ यहाँ पे 1.001 इसके अप्रॉक्स आपको जो वैल्यू है वो मिल जाएगा। ओके, तो एक बार चेक कर लेना, और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, या फिर मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when measuring the insulation resistance of cable using a DC source, the galvanometer used should be initially short circuited because। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लेते हो, हम लोग को आइडिया आ जाएगा कि क्या रिलेटेड इन्होंने पूछा है। द केबल हैव अ लो वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस विच ड्रॉ अ हाई वैल्यू ऑफ चार्जिंग करंट, देन cables have a low value of initial resistance, cables have a high value of capacitance which draws a high value of charging current, and cables have the low value of capacitance and initial resistance। तो मतलब यहाँ पे अगर हम लोग सम अप करेंगे सारी चीजें, तो यहाँ पे इन्होंने कैपेसिटेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस एंड चार्जिंग करंट से रिलेटेड यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो महाट्रांसको के मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में क्वेश्चन कवर किया था, शायद 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि केबल में कौन सा जो पैरामीटर है वो ज्यादा डोमिनेंट होता है, रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है, और शायद रिलक्टेंस है, चार ऑप्शन थे। तो वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि केबल के केस में जो कैपेसिटेंस होता है वो ज्यादा डोमिनेटिंग इन नेचर होता है, कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया इससे रिलेटेड थियरी। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन जो ए और सी में से सिलेक्ट करेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में तो यहाँ पे बात नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जब सबसे पहले ऑप्शन है वो एलिमिनेट कर देते हैं, बी और डी ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाएगा। अभी हम लोग को देखना है कि कैपेसिटेंस एंड चार्जिंग करंट का वैल्यू कम या ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो क्या चार्जिंग करंट का वैल्यू कैसा होता है, आईसी इज नथिंग बट वी डिवाइडेड बाय एक्सी, करेक्ट, यही होता है चार्जिंग करंट का वैल्यू। तो हम लोग को पता है एक्सी का वैल्यू क्या होता है, एक्सी इज नथिंग बट 1/j ओमेगा सी, करेक्ट। यहाँ पे मैं वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर दूंगा,
ये कितना हो जाएगा V डिवाइडेड बाय 1/j ओमेगा सी, यानी कि हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि IC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस, करेक्ट। तो अगर कैपेसिटेंस का वैल्यू ज़्यादा रहेगा इसका मतलब जो चार्जिंग करंट का वैल्यू है वो ज़्यादा रहेगा, करेक्ट। तो हम लोग ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, केबल्स हैव अ लो वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस विच ड्रॉज अ हाई वैल्यू ऑफ चार्जिंग करंट, ऐसा होता है क्या? नहीं, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड दिस ऑप्शन सी है, केबल्स हैव अ हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस विच ड्रॉ अ हाई वैल्यू ऑफ चार्जिंग करंट। ओके, तो हम लोगों को यहाँ पे आंसर है वो मिल गया, ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो केबल के केस में अगर कैपेसिटेंस का वैल्यू ज्यादा है तो वो ज्यादा अमाउंट ऑफ जो चार्जिंग करंट है वो ड्रॉ करेगा। तो इससे रिलेटेड थ्योरी भी हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, व्हेन मेजरिंग द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द केबल यूजिंग अ डीसी सोर्स। तो अगर डीसी सोर्स के हेल्प से अगर हम लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे केबल के, तो यहाँ पे कौन से अमाउंट ऑफ करंट है वो फ्लो होते होंगे। सबसे पहले कैपेसिटिव चार्जिंग करंट जो अभी हम लोगों ने देखा था, उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन करंट भी होता है, यहाँ पे कंडक्शन करंट होता है और लीकेज करंट होता है। ओके, तो ये सारे जो करंट है वो हमें कैलकुलेट रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट करते वक्त हमें मिलेंगे, इंसुलेशन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते वक्त। तो इससे रिलेटेड अगर हम लोगों को क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अगर डीसी सोर्स के हेल्प से अगर हम लोगों ने केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश की, तो यहाँ पे कौन सा जो करंट है वो एब्सेंट रहेगा, या फिर फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन सा जो करंट है वो एब्सेंट रहेगा या फिर प्रेजेंट रहेगा। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल कैन बी मेजर्ड यूजिंग। ओके, तो अगर आपको डायरेक्टली पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम लोग देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू सारी चीजें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे है वेन्स ब्रिज इन्होंने लिखा है, तो वेन्स ब्रिज सबको पता ही है कि फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग यूज करते हैं। अगर आपको पता नहीं इससे रिलेटेड ट्रिक चाहिए तो ओमेगा मतलब क्या होता है, ओमेगा हम लोग को पता है, ओमेगा होता है 2πf, या फिर जिसको पता है रेडियन पर सेकेंड होता है, करेक्ट। तो हम लोगों को इससे पता चल जाएगा कि ये जो ओमेगा है यानी कि वेन्स ब्रिज है ये हम लोग फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे आप ट्रिक है वो ध्यान रख सकते हो। शेयरिंग ब्रिज जैसे मैंने कहा था, शेयरिंग और डिसऑर्टिस ब्रिज है दोनों एस से स्टार्ट होते हैं, तो दोनों जो एस वाले जो टर्म्स रहेंगे, शेयरिंग ब्रिज एंड डिसऑर्टिस ब्रिज, ये हम लोग कैपेसिटेंस के लिए यूज करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज तो सभी को पता ही होना चाहिए, ये तो बहुत ही कॉमन है। व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, यहाँ पे मैं चाहिए तो लिख भी देता हूँ एक बार, ये हम लोग कैपेसिटेंस के लिए यूज करते हैं। और जो व्हीटस्टोन ब्रिज है हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, यूजुअली मीडियम टाइप ऑफ रेजिस्टेंस के लिए। तो अभी ऑप्शन बचा है एंडरसन्स ब्रिज। ओके, तो एंडरसन्स ब्रिज ही यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। एंडरसन्स ब्रिज को हम लोग 5 पॉइंट ब्रिज भी कहते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो, तो ऐसा कुछ जो सर्किट होता है वो होता है एंडरसन्स ब्रिज का। तो इंडक्टेंस मेजर करने के बहुत सारे जो ब्रिजेस है वो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 200 वोल्ट 5 एम्पियर डीसी एनर्जी मीटर इज टेस्टेड एट इट्स मार्क रेटिंग्स। The resistance of the pressure circuit is 8000 ohms and that of current coil is 0.1 ohms. The power consumed when the testing the meter with phantom loading with current circuit excited by a 6 volt battery is. Okay, तो यहाँ पे भी आ गया ये phantom loading का क्वेश्चन, सेम एग्जाम में पूछा गया था एपी ट्रांसफो के एग्जाम में ही। तो हम लोग सबसे पहले सर्किट है वो देख लेते हैं क्या होता है। फैंटम लोडिंग के लिए हम लोगों ने एडिशनल जो वोल्टेज है वो अप्लाई किया है 6 वोल्ट, और यहाँ पे 200 वोल्ट है वो हम लोगों ने इनपुट दिया है। जो रेजिस्टेंस का प्रेशर कॉइल है वहाँ पे इन्होंने रेजिस्टेंस है वो 8000 ओम्स लिया है, और यहाँ पे जो करंट कॉइल है उसका जो रेजिस्टेंस है वो 0.1 ओम। तो हम लोगों को कितना पावर है वो कंज्यूम करेगा ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही आसान है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो पीसी कॉइल है या फिर जो वोल्टेज कॉइल है हम लोग लिखते हैं। तो पीसी जो कॉइल है वो कितना कंज्यूम करेगी, वो हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। क्योंकि ये हो जाएगा वी स्क्वायर यानी कि कितना है 200 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8000। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40000 डिवाइडेड बाय 8000। ओके, ये हो जाएगा कैंसिल, ये 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 5 वैट। तो प्रेशर कॉइल के केस में हम लोगों को डायरेक्टली वी स्क्वायर अपॉन आर है वो करना पड़ेगा, यानी कि जो वोल्टेज रेटेड वोल्टेज दिया है वो। और करंट कॉइल के केस में हमें जो करंट दिया है वो कंसिडर करना पड़ेगा, यानी कि 5 एम्पियर। यहाँ पे भी वी स्क्वायर आर मत कर देना, आंसर है वो आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए जो करंट कॉइल का जो सर्किट रहेगा वो कितना अमाउंट ऑफ पावर है वो कंज्यूम करेगा, तो ये हो जाएगा V टाइम्स ऑफ द आई। ओके, तो V कितना दिया है 6 वोल्ट दिया है यहाँ पे, ये है 6 मल्टीप्लाई बाय जो करंट दिया है 5 एम्पियर, रेटेड करंट है वो 5 एम्पियर है, तो ये हो जाएगा 30 वैट। ओके, तो टोटल पावर कंजम्पशन हो जाएगा 30 + 5, यानी कि टोटल फैंटम लोडिंग में अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो ये टोटल 35 वैट है, इतना अमाउंट ऑफ जो पावर है वो कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पावर कंज्यूम बाय अ बैलेंस 3 फेज लोड is measured by 2 watt meter method. The meter reading are 8 kilowatt and 4 kilowatt. The power factor of the load is. तो 2 watt meter method बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो ये टेबल है, अगर आप चाहिए तो आप समझ सकते हो, बहुत ही आसान सा है, आपको बाय हार्ट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है
तो एक फॉर्मूला जो इसका एक्चुअल जो कन्वेंशनल मेथड है वो समझ लेना क्या होता है। ये होता है VL cos 30+5 एंड VL cos 30-5, ओके, cos 30-5, और जो फाई है वो अगर हम लोग cos फाई करेंगे तो हम लोगों को डायरेक्टली पावर फैक्टर का वैल्यू है वो मिल जाएगा। अगर आपने डिफरेंट फेजर एंगल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश की तो इन दोनों का जो रिलेशन है वो आपको इसी तरह से कुछ दिखाई देगा। तो यहाँ पे एक वैटमीटर का जो वैल्यू है वो दूसरे से ट्वाइस है, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है W1 इज ट्वाइस ऑफ द W2, तो इसलिए यहाँ पे जो फेजर एंगल रहेगा वो 30 डिग्री रहेगा, और अगर 30 डिग्री पे हमें पता है cos फाई कितना होता है 0.866, तो ऑप्शन देखते हैं पावर फैक्टर 0 नहीं, 0.5 नहीं, बिटवीन 0 से 0.5 नहीं, बिटवीन 0.5 टू यूनिट यानी कि 8.66 है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी से रिलेटेड कुछ थ्योरी भी हम लोग एडिशनल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है जो वैटमीटर 1 रहेगा या फिर P1 जिसे हम लोग कहेंगे कितना रीडिंग करेगा, तो अगर √3 टाइम्स ऑफ द VI cos 30-5, जो दूसरा रहेगा वो √3 VI cos 30+5, ओके। तो यहाँ पे जो V और I लिया है ये फेजर क्वांटिटीज लिया है, ओके, ये हो जाएगा VPH एंड IPH, ओके। जो मैंने पहले दिया था वो था लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट वाला वैल्यू, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो √3 का जो फैक्टर है वो एडिशनल यहाँ पे ऐड हो गया, दोनों चीजें सेम ही है, बाकी कुछ नहीं है। तो टोटल पावर कंजम्पशन रहेगा वो एडिशन रहेगा P1 और P2 का। तो अगर आपको क्वेश्चन में शायद ऐसे भी देंगे P1 और P2 का वैल्यू देंगे और दोनों वैटमीटर इतना अमाउंट ऑफ रीडिंग कर रहे हैं, तो मुझे बताओ कि पावर फैक्टर वहाँ पे कितना हो जाएगा, ओके। तो अगर आप यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करोगे ना P1 और P2 का वैल्यू 8 किलोवाट आपको दिया है और 4 किलोवाट दिया है ना, करेक्ट, 8 किलोवाट और 4 किलोवाट अगर आपको यहाँ पे दिया है, तो अगर आपने यहाँ पे वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश की तो आपको मिल जाएगा cos फाई का वैल्यू कितना है, ओके। तो यहाँ पे लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है अगर आपको पता होंगे यानी कि एक दूसरे के ट्वाइस है, दोनों इक्वल है, या फिर एक 0 है और दूसरा है वो पूरा का पूरा वैल्यू है वो कंज्यूम कर रहा है, या फिर दोनों हाफ कंज्यूम कर रहे हैं, तो ऐसे जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है वो आपको पता होने ही चाहिए। अगर स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं है फिर भी हम लोग ये पर्टिकुलर फॉर्मूले से जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे दिया है V है वो फेज वोल्टेज है और I है वो फेज करंट है, ओके। तो VR है फेज वोल्टेज है, फेज करंट है, एंड फाई इज नथिंग बट एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ब्रिज इज बेस्ट सुटेड फॉर यूज इन द हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एनालाइजर्स। ऑप्शन है हेवी साइड ब्रिज, केल्विन्स डबल ब्रिज, वेन ब्रिज एंड शेयरिंग ब्रिज, ओके। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन है वो आपको शायद फर्स्ट टाइम दिखाई देंगे, लेकिन आपको वहाँ पे थोड़ा सा तो कॉमन सेंस है वो आपको यूज करना पड़ेगा और ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू जाना पड़ेगा। अभी देखो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एनालाइजर से, हार्मोनिक्स मतलब क्या है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे हायर ऑर्डर हार्मोनिक जिसे हम लोग कहते हैं, मतलब यहाँ पे रिलेटेड है वो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है कुछ ना कुछ। हार्मोनिक्स हम लोग यूजुअली फ्रीक्वेंसी से डील करते हैं, मतलब उसके साथ हम लोग उसको कंपेयर करने की या फिर उसके साथ हम लोग उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें से हम लोग फ्रीक्वेंसी वाला जो कौन सा रहेगा वही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो हम लोग को पता ही है जो वेन ब्रिज है, अभी हम लोगों ने देखा था कि वेन ब्रिज है वो फ्रीक्वेंसी हम लोग मेजर करने के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन शेयरिंग ब्रिज हम लोगों ने देखा था, केल्विन्स डबल ब्रिज होता है वो लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं, इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो हेवी साइड जो ब्रिज होता है वो हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, ओके। यहाँ पे चाहे तो लिख देना, जो हेवी साइड ब्रिज होता है वो हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए यूज कर रहे हैं, इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके। तो ये डायग्राम होता है वेन ब्रिज का, अगर आपको पता नहीं तो नोट डाउन कर लेना। यहाँ पे दो जो लिम्स रहेंगे वहाँ पे दो रेजिस्टर्स रहेंगे, और जो रिमेनिंग 2 लिम्स रहेंगे वहाँ पे कैपेसिटर और रेजिस्टेंस वो सीरीज में रहेंगे, यहाँ पे एक जगह पे दूसरी जगह पे पैरेलल में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज मेड इनटू अ डीसी एमीटर बाय कनेक्टिंग, ओके। हम लोग को पता ही है, मैंने बहुत बार कहा है कि अगर हम लोग को एमीटर बनाना है तो इसके लिए हम लोग जो रेजिस्टेंस है वो कनेक्ट करेंगे पैरेलल में, और देखो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो करंट है वो इससे फ्लो होना चाहिए, जो हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो कनेक्ट कर रहे हैं वो इससे जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट है वो फ्लो होना चाहिए, करेक्ट। अगर ये आर एक्सटर्नल का वैल्यू है तो अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होना चाहिए, मतलब उसका जो वैल्यू है, अगर करंट ज़्यादा है तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग कनेक्ट करेंगे उसका वैल्यू है वो कम होना चाहिए, और मतलब लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड अक्रॉस द मीटर, लो रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड अक्रॉस द मीटर। यहाँ पे ऑप्शन ए है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अगर वोल्ट मीटर रहेगा तो हाई अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, ये देखो यहाँ पे सर्किट भी है वो प्रोवाइड किया है मैंने ऑलरेडी। यहाँ पे पैरेलल में अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर के तो वो लो रेजिस्टेंस रहेगा, तो ये हो जाएगा एमीटर। और अगर सीरीज में अगर हम लोग हाई अमाउंट ऑफ जो रेजिस्टेंस है वो कनेक्ट करेंगे सीरीज में, तो ये टोटल जो बनेगा ये हो जाएगा वोल्ट मीटर, ओके। ये हो जाएगा वोल्ट मीटर, दोनों को कॉम्बिनेशन है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ सिंगल फेज 240 वोल्ट इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर हैज अ मीटर कांस्टेंट ऑफ 600 रिवॉल्यूशंस पर किलोवाट आवर for a load current of 10 ampere at a power factor of 0.8 lagging,
स्पीड ऑफ द डिस्क इन द आरपीएम इज। तो एनर्जी मीटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट को वहाँ पे कंफ्यूजन होता है, तो एक आसानी से आप कुछ जो सिर्फ दिया है वो लिख लेना और उसे डिकोड करने की कोशिश करना। तो यहाँ पे मीटर कांस्टेंट का वैल्यू इन्होंने कितना दिया है, मीटर कांस्टेंट दिया है 600 रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर। ओके, हम लोग इसको डिकोड करने की सबसे पहले कोशिश करेंगे और हम लोग को आंसर है वो आरपीएम में पूछा है। ओके, रिवॉल्यूशन पर मिनट में पूछा है, हम लोग को कांस्टेंट है वो कितना दिया है, रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर्स में दिया है। ओके, तो इसका मतलब है अगर 1 आवर्स में वो कितना रिवॉल्यूशन करेगा, मतलब 1 आवर में हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि वो 600 रिवॉल्यूशन करेगा पर किलोवाट। 1 किलोवाट में अगर 1 किलोवाट रहेगा 1 आवर के लिए तो वो 600 रिवॉल्यूशन है वो कंप्लीट करेगा। यानी कि इसे हम लोग कहेंगे 60 मिनट्स के लिए 600 रिवॉल्यूशंस करेगा वो, करेक्ट, 600 रिवॉल्यूशन पर किलोवाट। इसका मतलब हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं यहाँ पे कि 1 मिनट के लिए, फॉर 1 मिनट के लिए यहाँ पे कितना करेगा वो, 1 मिनट के लिए अगर हम लोग ने 60 से डिवाइड किया तो यहाँ पे हो जाएगा 10 रिवॉल्यूशन पर किलोवाट, करेक्ट। तो अगर 1 किलोवाट के लिए ये 10 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, तो अभी हम लोग यहाँ पे किलोवाट का वैल्यू है फाइंड आउट करेंगे। तो किलोवाट के लिए हमारे पास क्या है, वोल्टेज और करंट का वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट है, वोल्टेज करंट और पावर फैक्टर पे दिया है, करेक्ट। तो हम लोग को पी का वैल्यू पता है कितना होगा, पी इज इक्वल टू वी आई कॉस फाइव, सिंगल फेज है तो यहाँ पे √3 का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। वी कितना दिया है 240, मल्टीप्लाई का आई का वैल्यू कितना दिया है 10 एंड मल्टीप्लाई बाय 0.8। ओके, तो अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.92 किलोवाट। ओके, या फिर 1920 वैट्स आपको आंसर है वो मिल जाएगा। ओके, तो हम लोगों को क्या करेंगे अभी यहाँ पे आरपीएम में ना, यानी कि रिवॉल्यूशंस पर मिनट, तो 1 मिनट के लिए हम लोग ऐसे कह सकते हैं यानी कि 10 रिवॉल्यूशन पर किलोवाट मिनट में, करेक्ट। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई बाय किलोवाट करेंगे 1.92 किलोवाट, अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना मिलेगा हम लोग को 19.2, जो ये किलोवाट है और ये किलोवाट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि कितना रिवॉल्यूशंस पर मिनट, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 19.2 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर है वो हम लोग मिल गया है 19.2 आरपीएम। तो सिर्फ आपको जो दिया है वो एक एक करके डिकोड करते जाना, आवर दिया है तो उसको मिनट में कन्वर्ट करना, फिर 60 मिनट को 1 मिनट में कन्वर्ट कर देना, तो हम लोगों को एक बेस वैल्यू वो मिल जाएगा। और डायरेक्टली अगर हम लोगों ने इसको डायरेक्टली किलोवाट से मल्टीप्लाई किया, यानी कि पावर का वैल्यू फाइंड आउट करके, तो हम लोग को डायरेक्टली आरपीएम का वैल्यू वो मिल जाएगा। तो ऐसे सिर्फ आप स्टेप बाय स्टेप जो क्वेश्चन में क्या दिया है वो सिर्फ डिकोड करते, एक एक जो स्टेप है वो डिकोड करते आओगे तो आपको फाइनल आंसर तक इजीली पहुंच जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पॉइंटर ऑफ अ मूविंग कॉइल एमीटर डिफ्लेक्ट्स फ्रॉम अ जीरो एंड कम्स टू रेस्ट एट 2 एम्पियर मार्किंग इन अ स्टेडी डिफ्लेक्टेड पोजीशन। ओके, तो हम लोग को दिया है यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होगा, कंट्रोलिंग टॉर्क, या फिर जो डैम्पिंग टॉर्क है वो यहाँ पे क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो मूविंग एमीटर का एक पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट करेगा फ्रॉम 0 से लेके 2 एम्पियर तक, एंड वो वहाँ पे रेस्ट कर रहा है 2 एम्पियर पे जाके। ओके, मतलब 2 एम्पियर पे जाके वो वहाँ पे रुक रहा है, एंड उन्होंने पूछा कि स्टेडी डिफ्लेक्टेड पोजीशन पे यहाँ पे जो टॉर्क है वो कौन से अप्लाइड रहेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको हर एक टॉर्क का क्या फंक्शनैलिटी होता है वो आपको पता होना चाहिए। हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो डिफ्लेक्टिंग डिवाइस है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो क्या करता है, द डिफ्लेक्शन डिवाइस प्रोड्यूसेस द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क विच कॉजेस द मूविंग सिस्टम टू मूव फ्रॉम द 0 पोजिशन। ओके, तो मतलब ये 0 पोजिशन से मूव करने का, 0 से लेके मतलब यहाँ पे 2 एम्पियर तक यहाँ पे वो शिफ्ट हो रहा है, करेक्ट। 0 से लेके 2 एम्पियर तक वो जा रहा है, मतलब यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो कुछ ना कुछ प्रेजेंट रहेगा। अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क नहीं रहेगा तो जो पॉइंटर है वो अपनी जगह से, लेकिन 0 से वो हिलेगा ही नहीं, करेक्ट। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो प्रेजेंट रहेगा। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज 0 वाले ऑप्शन तो डायरेक्टली हम लोग एलिमिनेट करेंगे, यानी कि ऑप्शन 1 है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क TD इज 0, कैंसिल आउट हो जाएगा। बाद में है बोथ TD एंड TC आर 0, तो ये ऑप्शन में भी इन्होंने दिया है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन C है ये भी यहाँ पे चला जाएगा। उसके बाद इन्होंने दिया है कंट्रोलिंग डिवाइस या फिर कंट्रोलिंग टॉर्क जिसे हम लोग कहते हैं। तो क्या होता है, द कंट्रोलिंग डिवाइस इज प्रोड्यूसेस द कंट्रोलिंग टॉर्क which opposes the deflecting torque and increases with the deflection of the moving system. It also brings the pointer back to 0 when deflecting torque is removed. Okay, तो अगर हम लोगों ने deflecting torque है वो हटा दिया तो यहाँ पे it also brings the pointer back to the 0. कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करता है, कंट्रोलिंग टॉर्क है वो उसका जो मूवमेंट है वो रोकने की कोशिश करता है। यानी कि अगर कंट्रोलिंग टॉर्क वहाँ पे सर्किट में प्रेजेंट नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रेजेंट है तो हम लोग ऐसे अज्यूम करेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो प्रेजेंट है, TD का वैल्यू प्रेजेंट है लेकिन TC का वैल्यू है प्रेजेंट नहीं है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होने की वजह से जो पॉइंटर है वो 0 से लेके घूम जाएगा, लेकिन कंट्रोलिंग टॉर्क ना होने की वजह से उसको अपोजिट करने वाला नहीं रहेगा। यानी कि अगर वो 0 से स्टार्ट करना चालू करेगा वो डायरेक्टली वो फुल स्केल पे जाके वो रुक जाएगा, सिर्फ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रेजेंट रहेगा।
तो बिकॉज ऑफ द कंट्रोलिंग टॉर्क वो रेस्ट हो रहा है 2 एम्पियर पे। ओके, यहाँ पे इन्होंने कहा नहीं कि फुल स्केल पे जाके रुक रहा है, इसका मतलब कंट्रोलिंग टॉर्क है वो भी प्रेजेंट रहेगा। ओके, तो ये जो सर्किट है ये पर्टिकुलर इन्होंने कंडीशन दिया है, वहाँ पे जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो भी प्रेजेंट रहेगा। अगर कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं रहेगा तो डायरेक्टली फुल स्केल पे जाके वो रुक जाएगा। तो इसलिए जो TC इज इक्वल टू 0 है वो भी ऑप्शन है वो चला जाएगा। तो इसलिए हम लोग को डायरेक्टली जो करेक्ट आंसर है वो मिल गया, यानी कि जो डैम्पिंग टॉर्क है वो हमें यहाँ पे मिल गया है। एक बार डैम्पिंग टॉर्क में हम लोग डिस्कस करते हैं क्या होता है। दिस डिवाइसेस प्रोड्यूसेस द डैम्पिंग टॉर्क, दिस टॉर्क इज नेसेसरी टू ब्रिंग द पॉइंटर टू रेस्ट क्विकली, दिस डैम्पिंग टॉर्क इज यूज टू रिड्यूस द ऑसिलेशन, यानी कि जितना अमाउंट ऑफ ऑसिलेशन है वो कम करने की कोशिश करेगा ये। तो यहाँ पे लास्ट लाइन इन्होंने लिखा है इन अ स्टेडी स्टेट डिफ्लेक्टेड पोजीशन। इसका मतलब क्या है कि एक बार वो स्टेडी स्टेट पे आके रुक गया, यानी कि 2 एम्पियर पे वो रेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे अभी कोई भी ऑसिलेशन है वो प्रेजेंट नहीं रहेंगे। तो अगर ऑसिलेशन प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब हम लोग ऐसे कह सकते हैं यहाँ पे कोई भी डैम्पिंग टॉर्क है वो प्रेजेंट नहीं रहेगा, जिसके वजह से यहाँ पे जो ऑप्शन डी हम लोगों ने टिक किया है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि स्टेडी स्टेट पे जहाँ पे 2 एम्पियर पे यहाँ पे जो पॉइंटर है वो जाके रेस्ट कर रहा है, यहाँ पे मतलब इसका मतलब है यहाँ पे कोई भी ऑसिलेशंस नहीं होंगे, स्टेडी वहाँ पे रुक रहा है वो। और अगर वहाँ पे वो स्टेडी रुक रहा है तो इसका मतलब डैम्पिंग टॉर्क है वो वहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये AP जेनको का क्वेश्चन था, ईयर 2017 में पूछा गया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतने ही क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। मेजरमेंट के टोटल 2 क्वेश्चन, 2 जो लेक्चर है वो आएंगे, ये लेक्चर और एक लेक्चर आएगा जहाँ पे हम लोगों ने और जो क्वेश्चन है वो डिस्कस किए हैं। इसके साथ साथ हम लोग बाद में कंट्रोल सिस्टम के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपको और मेजरमेंट्स के क्वेश्चन चाहिए, यानी कि 2 लेक्चर के बाद भी अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताना, या फिर अगर आपको कोई नया और टॉपिक चाहिए रहेगा तो उससे रिलेटेड भी मुझे आप कमेंट्स में बताना, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कर देना और लाइक करना मत भूलना। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स के और क्वेश्चंस के साथ।